हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है, तो इसको अच्छे से आप करिए क्योंकि पढ़ाई में बहुत जगह हम अटकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। आज का हम वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसके गद्य खंड का अध्याय है पहलवान की ढोलक। ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। आज इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप सभी को पता है कि क्लास 12th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव, यानी आधार और ऐच्छिक। आज हम करा रहे हैं कोर की हमारी जो दो बुक है, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 के में से पहली पुस्तक यानी आरोह भाग 2 का अध्याय जो है हम करा रहे हैं गद्य खंड का पहलवान की ढोलक। ये हमारे सामने कहानी जो प्रस्तुत करी है, ये प्रस्तुत करी है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कैसे एक जो पहलवान हैं हमारे, वो लुट्टन सिंह पहलवान कितना संघर्ष करते हैं, एक पहलवान बनते हैं, राज परिवार में रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हालातों के शिकार होकर वापस गांव में आते हैं और किस तरीके से वो जो है भुखमरी का और बीमारी का शिकार बनके पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। पूरा हमने पार्ट अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेस्ट पेपर सभी कुछ कर चुके हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आप ध्यान से देखिए, प्रश्न को समझिए और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है क्या है, रात्रि के निस्तब्धता का भेदन करने में कौन सक्षम था तथा कौन सक्षम नहीं था, विवरण कीजिए। पूरे गांव में जो है वो महामारी फैली थी, किसी न किसी घर से कोई न कोई जो है प्रतिदिन मर रहा था। तो एक शांति थी, एक छाया हुआ चारों तरफ एक सन्नाटा था। उस सन्नाटे का भेदन कौन करता था? वो था पहलवान की ढोलक। और कौन था जो उसका भेदन नहीं कर पा रहा था? तो ये जो पूरा भेदन था, इसमें रात में सियार वगैरह जो रोते थे, बस एक वही शोर सुनाई देता था। बाकी तो घर के अंदर रोने की आवाज़ भी, जो किसी के बीमार होने पर एक आशंका से लोग चुपके से बैठे रहते थे कि कहीं मौत हमारे घर का रास्ता ना देख ले। अमावस्या की काली रात, जहाँ प्रकाश के नाम पर केवल तारों की रोशनी ही थी, में सियारों का रोना और उल्लू की डरावनी आवाजें ही रात्रि में छाई हुई निस्तब्धता का भेदन करती थी। यानी कि चारों तरफ जो छाया हुआ सन्नाटा था, जैसे लग रहा था कि निर्जन गांव है, उसको तोड़ने का काम सिर्फ कौन करते थे? सियार करते थे। बच्चों के माँ माँ करके रोने तथा हरे राम हे भगवान की आवाज़ें तो जैसे मुंह से निकलकर मुंह में ही समाप्त हो जाती थी। कारण था कि लोग डरे हुए थे। अब चारों तरफ सन्नाटा था, गांव में सब अपने अपने घरों में थे, हर घर में कोई ना कोई बीमार था। तो वो सन्नाटे को तोड़ते हुए रात में जो सिर्फ जंगल से सियारों की आवाज़ आती थी वही तोड़ती थी। और घर के अंदर जो जैसे बच्चे भी दर्द से करा रहे हैं, माँ माँ, या कोई बोल रहा है हे भगवान हे राम हरे राम, वो भी आवाज़ें इतनी धीमी निकलती थी कि मुंह के अंदर ही रह जाती थी। कारण लोग ज़ोर से बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि डरे थे कि उनको लगता था कि मौत कहीं इस घर का दरवाज़ा ना देख ले, हम ज़ोर से बोलेंगे तो कोई यहाँ ना चला आए। इस डर से जो है वो लोग पूरी तरीके से मुंह खोलकर बोलना भी कोशिश नहीं करते थे। रात्रि के सन्नाटे को जब सियारों और उल्लुओं की आवाज़ें भंग नहीं कर पाती, तब गांव में संजीवनी शक्ति कौन भरता था? अब क्या था, जो सन्नाटा था उसमें सियारों और उल्लू की आवाज़ें तो गूंजती थी, लेकिन तब भी गांव में सन्नाटा बना रहता था। सिर्फ इन्हीं सियारों और उल्लू की आवाज़ें ही गूंजती थी और कोई की आवाज़ नहीं। तब इस सन्नाटे को तोड़ने का काम करती थी पहलवान की ढोलक। ढोलक जो है उसकी लय, उसकी ताल जो है लोगों के अंदर हिम्मत भरती थी कि हाँ ये मुश्किल समय है, निकल जाएगा। भीषणताओं से भरी हुई रात्रि को केवल और केवल पहलवान लुट्टन सिंह की ढोलक ही ताल ठोक कर ललकारती थी। जो इतनी मुश्किल समय चल रहा था उसको ललकारने का काम कौन करता था? लुट्टन की ढोलक। संध्या से सारी रात पौ फटने तक उसकी ढोलक लगातार एक सरस स्वर में बजती रहती थी। शाम के समय से लेकर और सुबह सूरज निकलने तक उसकी ढोलक लगातार बजती थी, उस बीच में वो रुकती नहीं थी। उस ढोलक की आवाज उस निस्तब्ध रात्रि में मृत गांव के सभी वासियों को संजीवनी की शक्ति
से भर देती थी। तो वो जो गांव में चारों तरफ जो सन्नाटा रहता था, लोग डरे रहते थे, उसकी ढोलक की तान से लोगों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती थी। जो बीमार थे वो भी और जो तीमारदार थे वो भी, यानी कि बीमारों की सेवा करने वाले और बीमार दोनों के अंदर थोड़ी शक्ति भरती थी कि हाँ, हम इस मुश्किल घड़ी से लड़ सकते हैं। नहीं तो चारों तरफ हालात ऐसे थे कि सभी जो हैं वो पूरी तरीके से हार कर, थके हारे से बैठे हुए थे। प्रश्न संख्या 3 है, बीमारियों की विभीषिकाओं के क्रंदन करता हुआ गांव और अधिक भयावह रूप किन परिस्थितियों में ग्रहण कर लेता था। अब बीमारी की विभीषिका में क्रंदन करता, विभीषिका क्या हो जाएगी भाई, उस बीमारी के कारण लोगों का मरना। अब उसमें लोग रोते थे, अब उसमें गांव और अधिक भयावह किस, अब उस ऐसे भी क्या भयानक स्थिति होती थी भाई, चारों तरफ घर में कोई ना कोई बीमार है, तो हर कहीं कोई करहा रहा है, कहीं रो रहा है, ये कंडीशन थी। अब ये स्थिति भी भयानक रूप कब धारण कर लेती थी, गांव में फैली बीमारियों के कारण प्रत्येक घर में मौत नाच रही थी। ऐसे में दिन भर की राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के पल चलते एकत्रित होकर रोने लगते थे। अब जो कहते हैं ना कि कुत्ता रोता है तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होता है, ऐसी मान्यता है। अब ऐसे में सारे कुत्ते इकट्ठा होकर रोने लगे तो क्या होगा, लोगों का डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई चारों तरफ गांव में लोग बीमार हैं घरों में, और उस पर से कुत्तों का रोना। तब यह स्थिति अत्यंत भयावह रूप लेकर डराने लगती थी, जो क्रंदन से भी अधिक भयंकर मालूम होती थी। तो जो क्रंदन हो रहा था, हर घर में लोग बीमार, कहीं ना कहीं मौत, और उसके बीच कुत्तों का ये सामूहिक रूप से रुंदन लोगों को और डरा देता था और इस स्थिति को और भयानक बना देता था। प्रश्न संख्या 4 है, लुट्टन सिंह को उसकी पहलवानी के लिए कहां तक जाना जाता था। अब लुट्टन सिंह अपनी पहलवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अब कहां तक लोग उसको जानते थे ये देखिए। लुट्टन सिंह पहलवान ने पंजाब के पहलवान चांद सिंह, जो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था, को हराकर राजा के यहाँ अपना स्थान पक्का कर लिया था। भाई इसलिए वो राज पहलवान बन गया था। अतः वह कहता था कि उसे ऑल इंडिया के लोग जानते हैं। क्या बोलता था, उसे ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत के लोग जानते हैं, परंतु वास्तव में उसके जिले की सीमा के अतिरिक्त उसका ऑल इंडिया और कहीं नहीं था। यानी कि उसका जो जिला था वही उसके लिए ऑल इंडिया था। तो कहने की बात है कि ऑल इंडिया में वो प्रसिद्ध है, लेकिन उसके लिए ऑल इंडिया की सीमा क्या थी, उसके जिले की सीमा ही ऑल इंडिया की सीमा थी। प्रश्न संख्या 5 है, लुट्टन सिंह को कसरत करने का शौक क्यों लगा। अब उसे कसरत करने का शौक क्यों, भाई वो बचपन में था तो उसके बचपन की जो घटनाएं हुई थी जिसके कारण उसने कसरत करके अपने आप को पहलवान का रूप धारण कर लिया, वो घटनाएं आपको बतानी है। कैसे उसके माँ बाप गुजर गए, फिर उसकी सास ने उसे पाला, गांव वाले किस तरीके से सास को परेशान किया करते थे, तो उनसे बदला लेने की जो एक इच्छा ने उसको कसरत करना शुरू करवा दिया था। लुट्टन सिंह बचपन से ही अनाथ हो गया था। उसकी सास ने ही उसकी देखभाल की थी, परंतु गांव के लोग उसकी सास जो विधवा थी को अनेक प्रकार से परेशान किया करते थे। अतः गांव वालों को सजा देने के लिए उसने पहलवानी का शौक अपनाया। अब कहते हैं ना, बचपन से अगर दिल में कोई चीज़ भर जाए तो उसको निकालना मुश्किल होता है। अब उसने बचपन से ही देखा कि उसके माँ बाप नहीं हैं, सास ने उसको पाला, जो एक विधवा थी, अकेली स्त्री थी, उसको भी गांव वाले किस तरीके से, एक तो वो अपने बच्चों को पाल रही, ऊपर से वो अपने दामाद को भी पाल रही, इतनी बुरी परिस्थितियों में अकेली औरत कार्य कर रही है और उसको भी गांव वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखित हो गया था। अब दुखित हो जाने के कारण उसके अंदर धीरे धीरे ये नफरत बढ़ती गई कि भाई मेरी सास को जो इतनी अच्छी है उसको परेशान कर रहे हैं। तो फिर उसने सोचा कि मुझे बदला लेना चाहिए। तो उसने बदला लेने के लिए भाई खुद को सशक्त होना ज़रूरी है, तो उसने अपने आप को ही बलिष्ठ बनाना शुरू कर दिया, यानी कसरत करनी शुरू कर दी कि अब तो मैं पहलवान बनकर, जब मैं पहलवान बन जाऊँगा तो लोग मुझसे डरने लगेंगे और तब मैं उनसे बदला लूँगा और मेरी सास को और मेरे परिवार को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, शेर के बच्चे के नाम से कौन और क्यों प्रसिद्ध था। तो पंजाब का जो पहलवान था चांद सिंह, वो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए क्या है, चांद सिंह का नाम पहलवान जो पंजाब से श्यामनगर कुश्ती लड़ने के लिए आया था ने अपनी आयु के सभी पहलवानों को च्युत कर दिया था।
इसलिए उसको शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी, जिस नाम से वह प्रसिद्ध हो गया था। तो क्या था वो? चांद सिंह का एक पंजाब से एक पहलवान था जो श्यामनगर यानी कि लुटन सिंह के गांव में आता है पहलवानी करने के लिए। जब वो पहलवानी करता है, कुश्ती लड़ी जाती है, तो कुश्ती लड़ने में उसके समकक्ष उसकी आयु के जितने भी पहलवान थे उन सभी को वो चित कर देता है, अर्थात हरा देता है। अब उसने हरा दिया, इसलिए सभी लोग प्रसन्न हो गए कि भाई ये बहुत बलिष्ठ है, तो इसीलिए उसको शेर के बच्चे की उपाधि दी गई। अब शेर का बच्चे की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि वो बहुत बलिष्ठ था, इसलिए। तो आपको समझ में आ गया कि शेर के बच्चे के नाम से चांद सिंह नाम का पंजाब का एक पहलवान प्रसिद्ध था। वो क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि उसने श्यामनगर आके सभी पहलवानों को चित कर दिया था, इसीलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम शेर का बच्चा रखा था। प्रश्न संख्या 7 है, लुटन सिंह पहलवान को जब राज दरबार से हटा दिया गया तो उसका जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ? अब जब उसने पहलवानी शुरू करी लुटन सिंह ने, तो भाई चांद सिंह को जब उसने हरा दिया तो वो राज दरबार का पहलवान बन गया। तो उसका पूरा परिवार वहाँ पलने लगा। उसकी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने भी वहाँ पहलवानी करी, अच्छा खासा भोजन मिलता था। और भाई कुश्ती उश्ती भी नहीं, लेकिन ये है कि अपने शरीर को बलिष्ठ करने के लिए जितना भोजन चाहिए था वो उसको वहाँ सुचारू रूप से मिलता था। प्रैक्टिस करता था, लेकिन कुश्ती किसी से नहीं लड़ता था। अब क्या हुआ, जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई, सत्ता बदल गई, उनके बेटे के हाथ में आ गई। बेटे को कुश्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने कुश्ती से ये जो एक पद था राज पहलवान का वो खत्म कर दिया, और इसीलिए लुटन सिंह को जो है महल छोड़कर आना पड़ा। अब महल छोड़ के कहाँ आता? जो उसका गांव था वो वहीं वापस आ गया। वो और उसके दोनों बच्चे भी उसके पहलवान थे। अब दोनों निकल के जब गांव में आ गए तो अब क्या हुआ? अब चूंकि उनके पास कोई काम नहीं था, शुरू में जब आए तो गांव वालों ने उन्हें भोजन दिया, लेकिन भाई अब चूंकि पहलवान होने के कारण उनकी डाइट ज़्यादा तीनों की, तो भाई और बाहर वाले कब तक देते? तो जैसे तैसे भाई उन लोग का काम चलता रहा, थोड़ी मजदूरी ये वो करके ये लोग अपना काम करते रहे। तो इस तरीके से उनका जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ जब वो राजमहल से निकले। श्यामनगर के राजा की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने विलायत से आकर राजपाट संभाला। उनके पुत्र को पहलवानी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, अतः 15 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात उन्होंने राज पहलवान को पद से हटा दिया। तो 15 साल तक जो है हमारे लुटन सिंह राज पहलवान बने रहे, लेकिन फिर अब चूंकि उनके बेटे को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया। तब लुटन सिंह अपने पुत्रों के साथ गांव आकर कुछ समय तो गांव वालों की सहायता से तथा अंत में मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो जो जहाँ पर सारी चीज़ें इतनी सुविधाओं से इतने अच्छे से मिल रही थी राज परिवार में, गांव में आकर उन्हें भोजन और जीवन निर्वाह के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन सभी के लिए उनको मजदूरी करने लगी। पहले तो गांव वालों ने हेल्प करी कि भाई चलो राज पहलवान है, आया है, उसे नहीं पता तो उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन बाद में क्या किया कि बाद में तो भाई आपको अपना जीवन खुद ही नहीं करना, भाई दूसरा कब तक हेल्प करेगा, तो फिर उसको हेल्प करने के लिए वहां पर उनको मजदूरी करनी लगी। प्रश्न संख्या 8 है, रात्रि के समय गांव के वातावरण का वर्णन कीजिए जिसका विवरण पहलवान की ढोलक कहानी में दिया गया है। रात्रि के समय जब महामारी फैली थी तो गांव में क्या वातावरण होता था उसे आपको बताना है। जैसा गांव उसमें पाठ में लिखा गया है उसे आप यहाँ पर दे सकते हो। अमावस्या की काली ठंडी रात में हैजे और मलेरिया से ग्रस्त गांव एक भय से डरे हुए शिशु की भांति थरथर कांप रहा था, क्योंकि इस चारों तरफ हर घर में कोई ना कोई पेशेंट था। अब उनके डरने का क्या कारण था? कहीं हमारे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए, यानी कि हमारे घर में कोई मृत्यु ना हो जाए, इस भय से सभी के सभी डरे हुए थे। रात को सियारों का रुंदन और उल्लुओं की डरावनी आवाजें ही सन्नाटे को चीरती थी। अब रात के समय क्या है, जब चारों तरफ, भाई दिन में तो थोड़ा चहल पहल रहती है, लोग काम करते हैं, रात के समय सब अपने घर में रहते हैं, तो उस समय क्या था, सिर्फ सियारों और उल्लुओं का जो रोना था वही सुनाई देता था। अन्यथा बीमारों के रोने और करहाने की आवाजें तो उनके मुंह में ही दबकर रह जाती थी। तो बीमार जो है रो रहे हैं और दर्द से जो करहा रहे हैं वो इतना धीमे बोलते थे कि उनकी आवाजें उन्हीं के मुंह के अंदर ही दबके रह जाती थी और सुनाई नहीं देती थी। संध्या काल में किसी के आने वाली आकांक्षा की सूचना देने के डर से, आशंका के डर की सूचना देने से राख पर बैठे कुत्ते रोने लगते थे। अब शाम के समय क्या होता था, जैसे गांव में तो भाई जगह जगह अलाव जलते हैं, राख होती है,
तो वो राख रखी रहती थी, तो कुत्ते उस पर ठंड से बचने के लिए बैठते थे। अब क्या हुआ, बैठे रहते थे, और जब उनको ऐसा लगता था, जैसे कुत्तों को कहते हैं ना कि हर कोई भी चीज़ घटने होती है तो उनको आभास पहले हो जाता है, तो इसी कारण से उनको जब आभास होता तो वो सभी सामूहिक रूप से खड़े होकर रोने लगते थे। तो ये गांव में और भयानक स्थिति को पैदा कर देता था, कुत्तों का इतना ज़्यादा रोना। प्रश्न संख्या 9 है, लुट्टन सिंह का गांव किन बीमारियों की विभीषिका से थर-थर कांप रहा था? अब कौन सी बीमारी की विभीषिका थी? उस समय हैजा और मलेरिया फैली हुई थी। हर गांव, हर घर में कोई ना कोई जो है वो बीमार था। एक सन्नाटा फैला था कि कहीं अगले अगले पल हमारे यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो वो मौत जो है वो एक तरीके से तांडव कर रही थी उस गांव पर। लुट्टन सिंह का गांव सर्दी में फैले हुए हैजे और मलेरिया की बीमारियों से ग्रस्त होकर शिशु की तरह कांप रहा था। जैसे एक बच्चा होता है ना, ठंड से कांपता है, एक छोटा सा बच्चा जिसे डर बहुत लगता है, तो वो उस तरीके से पूरा गांव कांप रहा था। उन्हें डर था कि कहीं हमारे घर में कुछ अनहोनी ना हो। किसी भी गांववासी की आह और सिसकियों के अतिरिक्त अन्य कोई आवाज़ सुनने को नहीं आ रही थी। रोने की, जो करहाने की जो आवाज़ होती है वही आवाज़ें आती थी। पूरे गांव में मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर में माँ माँ चीख कर रोने लगते थे। लोग बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। तो चारों तरफ जो है एक डर व्याप्त था। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे अब वो भी बीमार थे इन बीमारियों से, तो वो भी दर्द से थोड़ा कराहते थे माँ माँ। लेकिन इसके अलावा जो बड़े होते थे वो सिसकियों से इसको उनको ऐसा अंदर रखते थे कि वो आवाज़ें बाहर नहीं आए, और इससे ही पूरे घर में, पूरे गांव में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, लुट्टन पहलवान के परिवार की परिस्थिति का वर्णन कीजिए। अब लुट्टन के परिवार की स्थितियां और सिचुएशन के हिसाब से उनके घर का क्या माहौल था वो आपको यहाँ पर बताना है। लुट्टन पहलवान बचपन से ही 9 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गया था। जब वो छोटा था तभी उसके माँ बाप मर गए थे। उसकी परिस्थिति और अधिक बुरी होती यदि उसका विवाह अल्पायु में ना हो गया होता। यानी कि जब उसके पेरेंट्स मरे, 9 वर्ष की आयु में जब उसके पेरेंट्स मर गए थे, तो उससे पहले ही लुट्टन सिंह का विवाह हो चुका था। अगर ये विवाह ना हुआ होता तो लुट्टन की स्थिति कुछ ज़्यादा और बुरी होती, क्योंकि उनके माँ बाप के मर जाने के बाद अब उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था। अगर उसका विवाह ना हुआ होता तो भाई उसकी केयर करने वाला तो कोई नहीं था ना। क्योंकि विवाह हो जाने के कारण ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसका लालन पालन उसकी सास ने किया था। वह बचपन से ही कसरत करने लगा था। अपनी सास के यहाँ वह गाय को चराता था। उसका ताजा दूध पीकर उसका शरीर सुंदर व सुडौल हो गया था। अब जो गांववासी उसकी विधवा सास को परेशान करते थे वे सभी उससे डरने लगे थे। अब क्या था कि बचपन से ही उसने देखा कि उसकी सास ने उसकी देखभाल करी, उसको पाला पोसा। अब जैसे गांव में होता है, सभी के यहाँ पशु होते हैं, तो उनके यहाँ भी जो है गाय थी। वो गाय चराता, उसका दूध पीता, तो उसको एक पौष्टिक आहार तो मिल ही रहा था। लेकिन साथ में वो देख रहा था कि उसकी सास विधवा थी, वो अपने बच्चों की और उसकी परवाह करती थी, उसकी देखभाल करती थी, और तब भी गांव वाले उसको बहुत परेशान किया करते थे। तो मन में एक चीज़ बैठ जाती है ना कि हाँ भाई, मेरे अपने को कोई परेशान कर रहा है। तो ये बात लुट्टन के मन में बैठ गई। इसीलिए उसने उन सभी गांव वालों को सज़ा देने या परेशान करने का एक मन बना लिया। तो भाई, परेशान करने के लिए अपने आप को ताकतवर करना ज़रूरी है। तो उसने उसी दिन से सोच लिया कि भाई अब वो कसरत करेगा और पहलवान बनेगा। अब उसको पौष्टिक भोजन तो मिल ही रहा था, वो सब खाता, कसरत करता, तो बड़े होते होते वो एक बलिष्ठ पहलवान बन गया। जब बन गया तो सभी गांव वाले उससे डरने लगे। तो उसकी सास को जो सब लोग परेशान करते थे वो उन लोगों ने ऑटोमेटिकली ही परेशान करना बंद कर दिया। ये इस तरीके से उसके शरीर को देख कर जो है गांव वाले डर गए थे। प्रश्न संख्या 11 है, लुट्टन सिंह जिस गांव में रहता था उस गांव की स्थिति का वर्णन कीजिए। जिस गांव में वो रहता था उसकी स्थिति के बारे में अभी आपको बताना है। लुट्टन सिंह का गांव किसी अमीर गांव की श्रेणी में नहीं आता था। मतलब सभी
नॉर्मल तबके के थे, मतलब जैसे झोपड़ी होती है, सब आराम से रहते हैं उस तरीके थे, क्योंकि वहाँ सभी लोग पुराने और घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। भाई अमीर होते तो घर भाई थोड़े बड़े होते हैं, अच्छे बने होते, लेकिन वहाँ सभी जो है वो घास फूस की झोपड़ियों में ही रहा करते थे। किसी भी गाँववासी के पास पक्का घर नहीं था। सभी मिलजुल कर दिन भर खेत में काम करते थे या इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण इस बात से मिलता है कि वे सब मिलकर राज दरबार में इन 3 पहलवानों को दैनिक भोजन भी दे पा रहे थे। अब जहाँ पर सभी लोग खेती बाड़ी करना, मजदूरी का काम करना, ये सब कर रहे थे, तो उनका घर अच्छे से चल रहा था, ये बात पता चल रही थी। अब इसका सबसे अच्छी बात हमें सबूत तब मिलता है कि राज परिवार में पड़े हुए 3 पहलवान, तो जाहिर सी बात है उनकी डाइट, पहलवानों की डाइट नॉर्मल डाइट से ज़्यादा होती है, अच्छी खाते हैं वो लोग। तो ये सभी जब तीनों राजमहल से निकाल दिए जाते हैं, लुट्टन सिंह और उसके दोनों बच्चे, तो वो लोग गांव में आकर बसते हैं। तो शुरू में गांव वाले ही उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो जब खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, पहलवानों 3 पहलवानों को भोजन कराना, अर्थात वो सभी जो है अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे, एक नॉर्मल परिवार था, और तो इसलिए वो सभी कर पाए। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए क्योंकि वो ज़्यादा संपन्न नहीं थे, इसीलिए शुरू में तो कुछ दिन कर पाए, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें खुद को ही मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ा था। तो ये चीज़ यहाँ पर इससे साफ तौर से हमें पता चलता है कि हाँ, वो सभी अच्छे थे, अच्छे से खाना पीना कर रहे थे, किसान खेती मजदूरी सब कर रहे थे, लेकिन इतना संपन्न नहीं थे कि इतने 3 पहलवानों को वो ज़्यादा समय तक पाल पाते। इसीलिए बाद में उनका भरण पोषण वहाँ से बंद हो गया और पहलवानों को मजदूरी करनी पड़ी। प्रश्न संख्या 12 है, ढोलक की आवाज़ अपने गुण और शक्ति की दृष्टि से कहीं कम प्रभावकारी थी तो कहीं अधिक, ऐसा क्यों था? लुट्टन सिंह ने ढोलक को अपना गुरु माना हुआ था, ठीक है, तो कहीं इसके जो गुण और शक्ति की दृष्टि से वो कभी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती थी, कभी कम। अब इसका कारण क्या था? देखिए, लुट्टन की ढोलक गांव वालों से असीमित उत्साह का संचार कर देती थी और इस असीम उत्साह के बल पर वह विषम परिस्थिति में भी वे लड़ सकते थे। अब क्या होता था कि जो उसकी ढोलक, अब जैसे ढोलक होती है, ढोलक में क्या होता है कि वो बहुत एनर्जी देती है, क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। तो उसकी जो थाप होती है, वो जब वो थाप देता था, तो थाप देने से क्या होता था, लोगों के अंदर जो उसकी आवाज़ उठती थी ढोलक की, वो उनके अंदर हिम्मत बढ़ती थी। हिम्मत यानी कि जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो वो उससे लड़ने के लिए उनको हिम्मत देती थी। परंतु मलेरिया या हैजे जैसी किसी भी महामारी को ढोलक की थाप अपनी बुलंद आवाज़ से समाप्त नहीं कर सकती थी। लोगों के अंदर तो वो हिम्मत भर सकती थी, लेकिन ये जो बीमारी फैली हुई थी गांव में, हैजे की और मलेरिया की, तो वो चाहकर भी उनसे का सामना नहीं कर सकती थी। उन बीमारियों को वो ढोलक की थाप खत्म नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए वो कहीं पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी और कहीं ऐसा अधिक नहीं था। यानी कि लोगों में उत्साह भरने का जो काम था वो तो अच्छे से कर पा रही थी, हिम्मत भरने का काम वो कर पा रही थी, लेकिन इस बीमारी को अपनी जगह से हटाने का काम वो नहीं कर पा रही थी। वह इस समस्या को समाप्त ना कर केवल उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती थी। यानी कि जो समस्या थी, समस्या क्या थी, वो जो 2 बीमारियां फैली थी, हैजा और मलेरिया, उन दोनों को से तो उनको नहीं खत्म कर पा रही थी, लेकिन लोग इससे हिम्मत प्राप्त हो रही थी कि इस बीमारी से वो लोग लड़ सके, और इसकी हिम्मत उस ढोलक की थाप से उन लोगों को मिल रही थी। प्रश्न संख्या 13 है, लुट्टन सिंह ने अचानक बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को कुश्ती के लिए चुनौती क्यों दे दी? वो पहलवान, चांद सिंह पहलवान, जो लगभग सभी पहलवानों को हरा चुका था, उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें लुट्टन सिंह देख चुका था, लेकिन तब भी जो है वो जब देखता है कि भाई इतना अच्छा पहलवान था, लुट्टन सिंह उसको क्यों दांव के लिए बुलाता है, कि नहीं कुश्ती के लिए ललकारता है कि नहीं चलो अब हम तुमसे कुश्ती लड़ेंगे, ये देखते हुए भी कि वो सभी को हरा दिया था। लुट्टन सिंह बचपन से अनाथ की तरह पला था। जिस सास के यहाँ उसने अपना सारा बचपन बिताया था, उसको सभी गांववासी किसी न किसी तरह परेशान किया करते थे। किसको? उसकी सास को तो हमेशा परेशान करते थे। तो ये एक उसको लगता था कि हाँ मेरी सास को कोई परेशान करा। उन सभी को उसने कसरत के द्वारा कसे हुए शरीर से भयभीत कर रखा था।
जिसको बचपन से सभी लोग गांव वाले जो उसकी सास को परेशान करते आए थे, जब वो एक अच्छा पहलवान बन गया तो अब सभी लोग जहां उसकी सास को परेशान कर रहे थे अब उससे भयभीत रहने लगे थे, तो उसकी सास को कोई परेशान नहीं करता था। वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, यानी कि जो वो निश्चय कर ले वो करता था लुट्टन सिंह। अब ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने बचपन में निश्चित कर लिया था कि उसे पहलवान बनना है और वो पहलवान बना। तो इससे मतलब क्या होता है कि वो दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसी जवानी व निश्चयी व्यक्तित्व की हिम्मत और ढोलक की ललकारती हुई थाप ने उसकी सोचने की शक्ति को बिजली और शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अतः उसने चांद सिंह की कुश्ती को चुनौती दे दी। तो अब क्या था, एक तो वो दृढ़ निश्चयी था कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, ये चीज उसने करके दिखाई। ऊपर से उसके अंदर साहस और हिम्मत तो थी ही, ऊपर से ढोलक की थाप ने उसे अलग से प्रेरणा दी। ये सब मिलजुल के उसने जो प्रभाव आया, इसी प्रभाव के जोश में उसने चांद सिंह को कुश्ती के लिए ललकार दिया। कहते हैं ना, एक सडन मूवमेंट आता है कि हम अपने डिसीजन ले लेते हैं। वो सडन मूवमेंट जो है ना, आसपास से बहुत सारी परिस्थितियों से मिलकर आता है। तो लुट्टन सिंह ने जो ये जिस मूवमेंट पे ये फैसला लिया कि वो चांद सिंह से लड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां आसपास एक समय में एक ही जैसे काम करी, उसको प्रोत्साहन देने का, उसको हिम्मत देने का। और लुट्टन सिंह ने वही किया, उसने वो प्रोत्साहन ग्रहण किया, उसके अंदर उत्साह आया और उसने चांद सिंह को ललकार दिया। प्रश्न संख्या 14 है, लुट्टन के पक्ष में ना तो राजमत था और ना ही बहुमत, फिर भी उसे कुश्ती में विजय प्राप्त हुई। अब क्या था, लोग भी नहीं चाहते थे कि वो चांद सिंह से लड़े और ना ही राजा चाहते थे, राजा ने भी उसे रोक दिया था। दोनों ही नहीं थे, बहुमत भी नहीं था, राजमत भी नहीं था, लेकिन तब भी वो चांद सिंह से लड़ता है और जीत जाता है। ऐसा क्यों था भाई? चांद सिंह की कुश्ती में ललकारने के बाद जब लुट्टन सिंह को चांद सिंह ने कसकर दबा दिया, अब दोनों में क्या हुआ, चांद सिंह कुश्ती ललकारा और लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कस के दबा लिया। कुश्ती में क्या होता है, अपने हाथ से दबा, उसने दबा लिया और गर्दन को कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश करने लगा। कोहनी डाल के अब चित्त करने, कुश्ती में होता है नियम कि आपकी पीठ अगर जमीन पर छू गई तो आप चित्त हो। तभी लुट्टन सिंह उत्साह भरने वाले ढोल के ताल को कुश्ती के दांव पेचों के अनुसार सुनकर समझकर एक दांव काट कर बाहर निकला। अब उसको प्रेरणा, लुट्टन सिंह को लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? वो मिलती थी, उसका गुरु उसने बताया था ढोलक को। अब जब उसने पकड़ लिया तो उसको प्रेरणा कहाँ से मिली? अब ढोलक की थाप बज रही थी, उसने देव पटकता धम बोला उसने, ढोलक ने, और यहाँ पर लुट्टन सिंह ने अपना दाव बदला। समझकर चांद ने एक दांव काटकर बाहर निकाला और चांद सिंह को चित्त कर दिया। उसने तुरंत उस ढोलक से की आवाज से प्रेरणा ली, क्योंकि वो उसे गुरु मानता था। तुरंत ही उसने दांव बदला और चांद सिंह को चित्त करके दबा दिया। अतः सभी के विपक्ष में होने के पश्चात भी वह विजयी हुआ। उससे पूरे लोग नहीं चाहते भाई, चांद सिंह तो वहां शेर के बच्चे के नाम से फेमस हो चुका था, सभी उसको पहलवान मानने लगे थे, तो सभी लोग वो चाहते थे कि भाई वही रहे, तो उससे कोई अपना पहलवान आकर लड़े और चित्त हो, तो इसलिए वहां के लोग ये नहीं चाहते। तो एक तरीके से बहुमत उसके विपक्ष में था कि कोई भी उससे लड़े। दूसरी तरह राजा भी ये चाहते थे कि कोई चांद सिंह से ना लड़े, क्योंकि चांद सिंह बाहर का जो है वो पहलवान था। तो इस डर से राजा ने, जब लुट्टन सिंह ने बोला तो राजा ने मना कर दिया कि नहीं, लेकिन बाद में लुट्टन सिंह जब रिक्वेस्ट करता है तो राजा भी मान जाते हैं और कुश्ती के लिए आज्ञा दे देते हैं। और इसके यहीं पर सब लोग उसके खिलाफ थे कि वो लड़े, लेकिन उसने अपनी साहस, हिम्मत और ढोलक की ताल से प्रेरणा लेकर उस कुश्ती को जीत लिया था। प्रश्न संख्या 15 है, लुट्टन सिंह को राज पहलवान की उपाधि कैसे मिली? अब उसे जो राज पहलवान की उपाधि मिली वो कैसे मिली? जब उसने चांद सिंह को हरा दिया तो भाई राजा भी इससे बड़े खुश हुए और उन्होंने उसे राज पहलवान घोषित कर दिया था। राजा साहब ने लुट्टन को सहारा क्यों दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण था? अब उसको सहारा क्यों दिया? क्योंकि उसने भाई इतने बड़े फेमस जो है पहलवान को हराया, इसलिए राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे राज पहलवान कर दिया। अंत में दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि राजा जिन्होंने उसे राज पहलवान बनाया था वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनका बेटा जो विलायत में पढ़ता था वहाँ आया, उसने जब राजपाट संभाला तो उसे कुश्ती में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होने के कारण जो है
उसने बंद कर दिया कि भाई अब कोई भी पहलवानी नहीं करेगा, और उस जो है पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया, इसलिए पहलवानों को वहाँ से निकलना पड़ा। तो क्या है, लुट्टन सिंह सुडौल शरीर वाला एक देहाती पहलवान था। उसने एक बार श्यामनगर राजा की आज्ञा लेकर पंजाब के पहलवान चांद सिंह को ढोलक की ताल के अनुसरण कर चित्त कर दिया, चांद सिंह को हरा दिया था। अतः राजा ने खुश होकर उसे अपने दरबार में रख लिया और उस दिन से राजा साहब के देहांत तक वह राज पहलवान बना रहा। तो करीबन 15 साल जो है वो राज पहलवान बना रहा। जिस दिन उसने राज चांद सिंह को चित्त किया, उससे लेकर जब तक राजा साहब की मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो राज पहलवान रहा। श्यामनगर के राजा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने विलायत से आकर राजपाट संभाला। जब श्यामनगर के राजा की मृत्यु हो गई तो विलायत में उनके बेटे पढ़ते थे, वो आए और उन्होंने राजकाज संभाला। उनके पुत्र की को पहलवानी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जब 15 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात उन्होंने राज पहलवान को पद से हटा दिया, तब लुट्टन सिंह अपने पुत्रों के साथ गांव आकर रहने लगा। अब उन्होंने निकाल दिया कि भाई जब पहलवान है नहीं तो वहां से निकाल दिया, अब कहां से निकलते, तो जहां के वो गांव के थे वहीं आकर उस गांव में रहने लगे। आकर कुछ समय तो गांव वालों की सहायता से तथा अंत में मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह किया। तो पहले तो जब शुरू में भाई राज पहलवान थे, एक दर्जा था, लोग मानते थे, आए गांव में रहने के लिए तो गांव वालों ने बड़ी सेवा करी, खातिर करी, कुछ दिन तक उन्हें खाना देना, सब कुछ करना, सब कुछ करते रहे। लेकिन भाई 3 पहलवानों का भोजन कोई कम तो होता नहीं है, तो कब तक करते। तो इसलिए अब ये हुआ कि अंत में धीरे धीरे वो जो खाना पीना आना था वो सब कुछ बंद होने लगा। तो अब इन लोगों ने ही मजदूरी करना शुरू किया और अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया था। प्रश्न संख्या 16 है, दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया। दंगल में जब विजयी हुआ यानी कि चांद सिंह को जब हराया, तो अब क्या जीवन शैली में, पहले तो वो गांव में रहता था, साधारण रहता था, एक साधारण सा जीवन एक नॉर्मल से पहलवान का बिता रहा था। लेकिन जब उसने चांद सिंह को हरा दिया तो राजा प्रसन्न हो गए, राजा ने उसे राज पहलवान बना दिया और वो कहाँ, राजमहल में आकर रहने लगा। तो उसे सारे ऐशो आराम, जितना भी खाना पीना, एक पौष्टिक शरीर, एक सुदृढ़ शरीर के लिए जितना पौष्टिक खाना जरूरी होता है वो सभी कुछ उसको मिलने लगा। तो यहाँ पर वो बहुत ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह राज पहलवान हो गया था। राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया था। लोग आते थे, देखते थे, अरे भाई ये पहलवान है जिसने चांद सिंह को हरा दिया, इतना बढ़िया शरीर सुडौल, तो सब उसको देखते थे। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहनता था। अब चूंकि राज पहलवान था तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ धोती लंगोट बांध के आता था। अब क्या हुआ, वो एक चोंगा जो ऐसे करके राज दरबारी लोग पहनते हैं उस तरीके का वो चोंगा पहनकर घुटने तक आया करता था। मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ घूमता था। मदमस्त यानी कि उसके अंदर एक रौब भी था। दुकानदार उससे चुहलबाजी करते रहते थे। उसकी बुद्धि बच्चों जैसी थी। अब क्या कहते हैं ना, शरीर तो सुदृढ़ हो गया था लेकिन बच्चों में जैसे मासूमियत होती है, जैसे निश्चलपन होता है, चालाकी नहीं होती, वो उस तरह की बुद्धि वाला व्यक्ति था। तो इसीलिए लोग उससे बहुत ज्यादा चुहल किया करते थे। सीटी बजाता, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए और खिलौनों से खेलता हुआ राज दरबार में आता था। तो जब मेले में आता तो जैसे एक बच्चा ना हर चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता है, चीजें खरीदता है, वैसे ही वो खरीदता और वैसे ही रहता था। राजा साहब उसका बहुत ध्यान रखते थे और अब किसी को भी उससे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। वो इतना बड़ा पहलवान था, लेकिन चूंकि राज पहलवान घोषित हो जाने के कारण राजा किसी भी की पहलवानी उसके साथ नहीं कराते थे। ये चीज एक थी। तो वहां पर उसको कोई काम तो था नहीं, आराम से रहना खाना, तो इस तरह उसका जीवन जो है वो बहुत ही मदमस्त बीत रहा था। प्रश्न संख्या 17 है, लुट्टन सिंह जब राज पहलवान बन गया तब दुकानदार उससे क्या चुहलबाजी करते तथा उसका क्या जवाब देता था। अब जब राज पहलवान बन गया, चोगा पहन के जब मेले में आता तो दुकानदार उसके साथ कैसा मजाक किया करते थे और लुट्टन उसको जवाब कैसे दिया करता था। दुकानदारों को उसकी बाल बुद्धि के कारण उससे चुहलबाजी करने की सूझती थी। बाल बुद्धि का मतलब छोटे बच्चों जैसी उसकी समझ थी, उसकी चाहते थी, सभी कुछ छोटे बच्चे जैसा एक उसका बिहेवियर था। तो सब उसको जो है ना थोड़ा सा परेशान करने के, भाई शरीर बड़ा, इतना सुडौल पहलवान और अक्ल बिल्कुल बच्चों जैसी, तो लोग उसके साथ थोड़ा सा मजाक किया करते थे। जैसे हलवाई उससे कहता, अरे पहलवान काका नाश्ता कर लो, ताजे ताजे रसगुल्ले बने हैं,
तो लुट्टन सिंह शेर दो शेर एक ही बार में खा जाता, पहलवान था तो भाई थोड़ा एक दो तो खाएगा नहीं, हम लोग के जैसे, वो शेर दो शेर जो है रसगुल्ले खा जाता था। पान वाला, चश्मे वाला, खिलौने वाला सभी उससे चहलबाजी करके उससे मजा लेते तथा वह भी उनका चुहलबाजी करके ही प्रत्युत्तर देता था। जैसे उसके साथ वो सब मजाक करते थे वैसे ही पहलवान भी उनके साथ मजाक करके ही उनका उत्तर दिया करता। ऐसा नहीं था कि भाई उसके साथ मजाक हो रहा है तो वो चिढ़ जाए या गुस्सा करने लगे, ऐसा वो नहीं करता था। कभी 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस लेता और अगर पान वाला कहता ले लो तो कम से कम इतना, अब बच्चा समझ वाला हो तो भैया एक दो खाएगा, वो बच्चे जैसी बुद्धि वाला वो एक साथ 4-5 अंदर पान डाल लिए। आंखों पर रंगीन चश्मा चढ़ा लेता और सीटी आदि बजाते चलता। जैसे बच्चा होता है ना, चश्मा पहनना, सीटी बजाना, वो सारी हरकतें करते हुए वो चलता था। प्रश्न संख्या 18 है, लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। पाठ में यह पंक्ति किसके संदर्भ में और किसके लिए कही गई है? तो बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, ये लुट्टन सिंह के बेटों के लिए कहा गया है, क्योंकि लुट्टन सिंह के जो बेटे थे वो भी पहलवानी करते थे और पहलवानी के सारे दांव पेच लुट्टन सिंह ही उनको बताया करता था। तो इस तरीके से वो भी पहलवानी में बहुत माहिर हो गए और शरीर में भी बलिष्ठ थे क्योंकि खान पान अच्छा था, उनको ट्रेनिंग अच्छी मिल रही थी। तो सभी दोनों बेटे ही बड़े अच्छे जो है वो पहलवान बन गए थे। तो सभी को ये लगता था कि आगे चल के ये भी अपने पिता की तरह ही पहलवान बनेंगे, तो इसीलिए लोग ऐसी बातें कहा करते थे। पहलवान लुट्टन सिंह अब राज पहलवान था। पूरे नगर में उसकी बराबरी का कोई पहलवान नहीं था। उसके 2 पुत्रों को जो उसके कद और काठी के ही थे देखकर सभी वाह वाह किया करते थे। सब अब सेम उसी के कद काठी के, तो सभी बड़ी वाह करते, अरे वाह भाई वाह, कितना पहलवान है, सभी कुछ है। और कहते थे कि ये दोनों भावी राज पहलवान बनेंगे। कि भाई अभी तो चलो लुट्टन सिंह है, भाई लुट्टन सिंह भाई एक एज ढलेगी तो वो अपने पद से राज पहलवान से उतरेगा, तो उसके बाद ही तो कोई राज पहलवान बनेगा। अब दोनों बेटे जो हैं वो बहुत ही बलिष्ठ थे और लुट्टन सिंह जैसे ही थे, तो उन लोगों को लगा कि ये भावी राज पहलवान जो है ये दोनों बेटे ही बनेंगे। ये पंक्ति लोगों के मुंह से अनायास ही निकलती थी, अपने आप ही उनके बेटों को देखकर ये पंक्ति निकल आती थी। सभी जानते थे कि जब इन दोनों के पिता को कोई अभी तक पराजित नहीं कर पाया तो ये दोनों भी किसी से पराजित नहीं होंगे। मतलब अब लुट्टन सिंह इतना अच्छा हिम्मत वाला पहलवान है, इतने बढ़िया से लड़ा, तो उन दोनों बच्चों को भी ट्रेनिंग देने का काम लुट्टन ने ही किया। तो जब लुट्टन को कोई नहीं हरा पाया तो उनसे प्राप्त दोनों शागिर्दों को क्या हरा पाएगा? भाई एक तो खून भी है और दूसरा शिक्षा भी पिता से ही मिली है, तो दोनों ही चीजें मिलने के कारण ये दोनों के अंदर भी लुट्टन सिंह जैसी ही हिम्मत और महारत होगी। तो इसीलिए कहा गया कि भाई राज पहलवान भी बनेंगे और कोई भी इनको पराजित नहीं कर पाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, लुट्टन सिंह पहलवान के दोनों पुत्रों की भावी पहलवान के रूप में घोषणा होने से लुट्टन सिंह का क्या योगदान था? अब जो लुट्टन सिंह वो तो राज पहलवान था, लेकिन जनता ने भी ये चीज कर दी थी कि भाई ये दोनों जो है भावी पहलवान बनेंगे। इसमें हमारे लुट्टन सिंह का क्या योगदान रहा? भाई लुट्टन सिंह ने उन दोनों को पहलवान बनाने के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी। जहां पर वो सारे दांव पेच सिखा रहा था, वहीं एक जो अच्छे संस्कार होते हैं उनको भी उसने ही सिखाया था। लुट्टन सिंह पहलवान के 2 पुत्र थे जिनको वो प्रातः काल ही उठकर ढोलक की ताल पर उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कसरत करवाता। तो एक पहलवान के लिए एक रूटीन बहुत ज़रूरी, कहते हैं ना, डाइट के साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक जो है रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, एक स्ट्रिक्ट रूटीन जिसको हम बोलते हैं नहीं करोगे, तब तक वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो वो क्या करता, सुबह उठता, सारे जो दिन नित्यक्रम करने के बाद उनको ढोलक की थाप पर कसरत कराता, क्योंकि ढोलक जो है प्रेरणा का स्रोत रही हमारे लुट्टन सिंह के लिए। वो उसको एज अ एक गुरु मानता था। तो यही चीज़ उसने जो है अपने बेटों के अंदर भी डाली कि ये ढोलक की जो थाप है, ता तिक ढिक, ये जो भी है वो क्या है, वो हमारे अंदर एनर्जी भरती है और इसी एनर्जी को अपनी प्रेरणा बनाओ और ताकत लो। और दांव पेचों की जानकारी देता कि भाई किसी कुश्ती में हम क्या दांव खेल सकते हैं, कैसे हम सामने वाले पहलवान को चित्त कर सकते हैं, ये सारे दांव पेच सिखाता था।
उन्हें वह सांसारिक ज्ञान के साथ साथ यह भी समझाता कि उनका कोई गुरु नहीं है। सारे सांसारिक ज्ञान भाई कुश्ती के दे रहा था, तो एक संसार में रहने के भी बहुत सारे तौर तरीके होते हैं वो देता, साथ ही बताता कोई गुरु नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लुट्टन सिंह का कोई गुरु नहीं था, उसने ढोलक को अपना गुरु माना, यही चीज़ उसने अपने बेटों को भी सिखाई। वे केवल ढोलक को ही अपना गुरु समझे तथा दंगल में उतरने से पहले ढोलक को अवश्य प्रणाम करें। तो क्या था, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मेरा कोई गुरु नहीं था, मैंने ढोलक से ही प्रेरणा ली, उसी तरीके से तुम्हारे भी कोई गुरु नहीं है और तुम्हें भी ढोलक से ही प्रेरणा लेनी है और उसी को प्रणाम करते हुए दंगल में उतरना है। इसके अलावा कब, कैसे और क्या व्यवहार करके मालिक को खुश रखा है, वह इन सब की भी शिक्षा देता था। अब मालिक कौन? राजा साहब। अब राजा साहब को भी खुश करना है भाई, राज पहलवान बने रहना है तो उनकी भी खिदमतदारी करनी है। तो ये सारी समझ भी उसने अपने बेटों को दी कि भाई ऐसा क्या करो कि तुम्हारे मालिक तुमसे खुश रहें, कब करो, कैसे करो और क्या करो, ये सारी जानकारी जो है वो अपने बेटों को देता था। अपने जितने भी मालिक, जितने भी दांव पेच हैं या चीज़ें हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें सिखाता था। तो सांसारिक जहाँ चीज़ें सिखाई वहाँ कुश्ती के दांव पेच भी सिखाए और अपने मालिक को खुश करने के तौर तरीके भी सिखाए। तो उन दोनों पहलवानों को भावी राज पहलवान बने दोनों बेटे, इसके लिए हमारे लुट्टन सिंह का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। प्रश्न संख्या 20 है, लुट्टन सिंह पहलवान की दी गई शिक्षा दीक्षा पर पानी क्यों फिर गया? अब उसने बहुत सारी शिक्षा दी, सब कुछ दिया, अब इस पर पानी क्यों फिरा, पहले ये बताइए। कारण ये था कि उसने अपने बेटों को सब शिक्षा दी, क्योंकि वो जानता था, ये समझ रहा था कि मेरे बाद जो है ये दोनों पहलवान राज पहलवान बनेंगे। लेकिन राजा जी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके बेटे को पहलवान में कोई भी दिलचस्पी न होने के कारण राज पहलवान के पद को ही खत्म कर दिया गया। इस कारण इन लोगों को राजमहल छोड़कर जाना पड़ा। इसी कारण उनकी सारी उम्मीदों पर, सारी मेहनत पर, सारी शिक्षा पर, सब पर पानी फिर गया था। लुट्टन सिंह पहलवान के द्वारा दी गई शिक्षा से उसके दोनों पुत्र सामाजिक व राजसी रूप से भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, कि मतलब बेटे के बाप के बाद ये दोनों ही जो है इस पद को संभालेंगे। ये जनता ने भी मान लिया था और उनके कर्तव्यों के द्वारा राजा भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझने लगे थे। परंतु अकस्मात राजा के स्वर्गवासी होने के पश्चात उत्तराधिकारी बने विलायती राजा ने पाया कि इन पहलवानों पर होने वाला राशि खर्च बहुत अधिक है। अब जब नए राजा बने, एक तो उन्हें कुश्ती में इंटरेस्ट नहीं और दूसरा देख रहे हैं कि इन तीनों पहलवानों पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उन्हें लगा इतने खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए राजा को कुश्ती का शौक नहीं था। अतः उन तीनों को उसने बिना किसी सुनवाई के ही राज दरबार से निकाल दिया कि भाई कोई व्यक्ति अपनी बात कहे, अपनी बात को प्रूफ करे, यहाँ पर इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रखी गई। उन्होंने कहा ऐसा कोई पद नहीं होगा, उसको वहीं ख़त्म कर दिया गया और तीनों पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से उसने जितनी भी शिक्षा अपने दोनों पुत्रों को दी थी, ये दीक्षा शिक्षा हम जो बोलेंगे वो दी थी कि वो भावी पहलवान बनेंगे, उस पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। प्रश्न संख्या 21 है, गांव वालों ने अपने राज पहलवान की किस प्रकार सहायता की? क्या गांव वाले अपने इस प्रयास में सफल हुए? अब गांव वालों ने किस तरीके से, भाई जब राज दरबार से वो दोनों पहलवान निकाल दिए गए तो कहाँ आए? वो अपने गांव चले आए, जहां भाई पहलवान राज पहलवान बनने से पहले जो है लुट्टन सिंह रहा करता था, उसी गांव में ये लोग वापस आ गए। अब चूंकि ये राज पहलवान थे तो पूरी जगह, पूरे जिले में इन सबका अपना एक रौब था, एक रुतबा था। अब माना राज पहलवान नहीं ले, लेकिन उतनी इज्जत और रुतबा तो रहा। तो जब ये लोग आए तो अब तो इतने सालों से ना कोई मेहनत करी, ना कुछ किया, पहलवान थे, तो अब गांव वालों ने उनकी सेवा करने की सोची। तो उनके खान पान इन सभी की व्यवस्था गांव वालों ने कुछ दिनों तक करी थी। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि लुट्टन सिंह को राज पहलवान की पदवी से हटा दिया गया है, उन्होंने उन तीनों के लिए एक झोपड़ी बना दी। सबसे पहले भाई रहने की जगह, भाई पहले झोपड़ी हुआ करती थी, 15 साल से राजमहल में थे, तब तो झोपड़ी कब की कहाँ की खत्म हो गई। तो जब तीनों आए तो सबसे पहले उनके लिए झोपड़ी बना दी और उनके खाने पीने का प्रबंध गाँव वालों ने उठा लिया कि ठीक है, अब इनको खाने पीने का जो काम है वो हम सभी गाँव वाले मिलकर करेंगे। पहलवान भी गांव के नौजवान बच्चों को अपने पुत्रों के साथ कुश्ती के दांव पेच सिखाने लगा। अब जब गांव वाले इतना कर रहे थे तो पहलवान ने भी क्या किया,
जैसे अपने बच्चों को वो कुश्ती सिखाता था वैसे ही वहां के बच्चों को भी सिखाने लगा। परंतु बेचारे गरीब किसान क्या खाकर कुश्ती सीखते, अब उनका शरीर तो इतना बलिष्ठ था नहीं, तो उनका कमजोर था। धीरे धीरे उनका स्कूल खाली हो गया और अब केवल उनके दोनों पुत्र ही स्कूल में बच गए। तो पहले तो कुश्ती खेलने का एक स्कूल खोला, लेकिन अब क्या क्या खाते, धीरे धीरे बच्चे चले गए। अब उनके जो अर्निंग का जो काम था वो भी भाई गांव वाले जहां उनको खाने को दे रहे थे वहीं उनके बच्चों को वो लोग निःशुल्क सिखा रहे थे। अब धीरे धीरे उनका स्कूल खाली हो गया, कोई इस गाँव का बच्चा आता ही नहीं खेलने, क्योंकि वो लोग इतने बलिष्ठ नहीं थे कि कुश्ती के दांव पेच सीख सकते। जो दिन भर की मजदूरी से वे कमा कर लाते उससे ही तीनों का मिलकर खाते। इस प्रकार गांव वाले इस प्रयास में सफल नहीं हुए। तो क्या हुआ कि भाई गांव वाले भी कितना देते, किसान थे, ज़्यादा तो दे नहीं सकते थे। कुछ दिन तक खाने को दिया, बच्चे भी खेलते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब खाने को कम पड़ने लगा तो तीनों ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। मजदूरी करके भी कितना कमाते, जितना कमा के लाते वो पूरा दिन उसी में इनका गुजारा चलता। तो इस तरीके से गाँव वालों ने जो प्रयास किया वो काफ़ी दिन तक नहीं कर पाए। थोड़े दिन तक तो उसकी सेवा कर पाए, थोड़े दिन तक उसको कर पाए, लेकिन पूरी तरीके से उसको पूरा नहीं हो पाए। और कुछ दिन बाद उनका वो जो प्रबंध था वो फेल हो गया और उन लोगों को अपना खर्चा, अपना जीवन यापन खुद अपने आप करना पड़ा। प्रश्न संख्या 22 है, लुट्टन पहलवान का कुश्ती का स्कूल जल्द ही खाली हो गया, क्यों? अब उसका जो स्कूल था उसमें अभी तक बहुत स्टूडेंट्स आ रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन जल्दी खाली हो गया। भाई किसान के बच्चे इतने बलिष्ठ तो होते नहीं हैं, भाई कुश्ती करने के लिए थोड़ी ताकत, थोड़ी हिम्मत चाहिए, वो सब उन बच्चों के अंदर थी ही नहीं, वो कैसे करते? इसलिए जल्द ही वो स्कूल पूरा खाली हो गया। राजा श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात जब उनके पुत्र ने लुट्टन पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया तो गांव वालों ने उनके लिए एक झोपड़ी डाल दी। लुट्टन पहलवान ने कुश्ती सिखाने के लिए गांव के नौजवान बच्चों हेतु एक स्कूल खोल दिया कि ठीक है भाई, आप हमारी मदद कर रहे हैं तो हम भी भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना है। तो उन्होंने कहा हमें कुश्ती आती है, हम कुश्ती सिखाएंगे, उसके लिए एक स्कूल खोल दिया। बच्चे उसमें दांव सीखते, परंतु गांव की परिस्थिति खराब होने के कारण धीरे धीरे वे भी मजदूरी आदि में लग गए। अब गांव की परिस्थिति अच्छी नहीं थी कि लोग आकर वहां कुश्ती सीखते, ना लोग वहां के इतने बलिष्ठ थे, और जो गांव वाले उनकी मदद कर रहे थे ना ही वो इतने संपन्न थे कि वो ज़्यादा दिन तक उन लोगों को भोजन दे पाते। इसलिए जो है जल्द ही लुट्टन सिंह को भी क्या करना पड़ा, वो पहलवानी छोड़कर मजदूरी का कार्य करना पड़ा। इस तरह कुश्ती सीखने के लिए उनके पास केवल उनके अपने 2 पुत्र ही रह गए। तो धीरे धीरे जो गाँव के बच्चे थे वो चले गए और कौन रह गया, सिर्फ लुट्टन सिंह सिखाता था और उसके 2 पुत्र सीखते थे। वे भी दिन भर मजदूरी करते और जो कुछ मिलता उसी से अपना रहने खाने का प्रबंध आदि करते। अब धीरे धीरे भाई एक से कैसे होता, तो धीरे धीरे तीनों ही जो है मजदूरी करने लगे, पिता भी और दोनों पुत्र भी। जो कुछ भी मिलता उससे खाना पीना और जीवन की जो बाकी ज़रूरतें थी वो करने लगे। इस प्रकार पहलवान का स्कूल अंत में खाली हो गया और वहाँ कोई भी शिष्य नहीं रह गया। अब चूंकि जीवन यापन करने के लिए काम करना है, शिष्य भी नहीं आ रहे हैं तो उनको भी काम करने जाना है। इस तरीके से ना स्कूल में स्टूडेंट्स रहे और ना शिक्षक रहे और स्कूल पूरी तरीके से खाली हो गया। प्रश्न संख्या 23 है, अचानक गांव पर अनावृष्टि, अन्न की कमी, मलेरिया और हैजे ने ऐसा कौन सा प्रभाव छोड़ा कि पूरा गांव सूखकर लकड़ी बन गया? अब देखिए क्या था, अनावृष्टि यानी कि पानी का ना होना, अन्न की कमी, जब पानी नहीं हुई तो खेती नहीं हुई, अन्न की कमी हो गई, ऊपर से बीमारी फैल गई, हैजा और मलेरिया। इन सभी से गांव का ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वहां पर सभी कुछ सूखकर त्रस्त हो गया था। भाई एक तो पानी नहीं, खाना नहीं, ऊपर से बीमारी, तो मतलब चौतरफा एक मार पड़ी गांव के ऊपर। तो गांव एक तरीके से जो है पूरी तरीके से हिम्मत से, स्वरूप से, सभी तरीके से खिन्न हो चुका था। गांव तो वैसे ही कम खुशहाल था, पहले भी ज़्यादा संपन्न नहीं था, नॉर्मल जैसे गांव होते हैं वैसे ही थे, लोग घास फूस की झोपड़ियों में रह करते थे। जो राज पहलवानों को पूरा भोजन तक नहीं दे पाया था। तदुपरांत महामारी ने उन कमजोर गांववासियों को निचोड़ना शुरू कर दिया। अब उसके पहले तो भाई पहलवान ही आए थे, उनको ही नहीं कर पाया, तो एक तरीके से संपन्न परिवार नहीं, संपन्न गांव नहीं था, ये हम लोग समझ गए। ऊपर से आ गई बीमारी, गांव में रोज ही प्रायः 2-3 लाशें उठने लगी। दिन में तो हाहाकार के पश्चात भी एक दूसरे को हिम्मत देते थे, परंतु रात को
पूर्णतः मौत जैसी शांति हो जाती थी। दिन में तब भी लोग एक दूसरे को, भाई दिन में हाँ एक दूसरे होता है ना, हम लोग बाहर आते हैं, मिलते जुलते हैं, देखते हैं तो हाय हेलो होता है। तो उसी तरह गांव में भी जब बीमारी फैली हुई थी तो दिन के समय लोग निकलते थे, एक दूसरे को हिम्मत बंधाते भी थे, लेकिन रात के समय सब अपने घर में ही रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि रात के समय जब सब अपने अपने घर, बाहर शांति, घरों में शांति, तो एक जैसे कहते हैं मौत का सन्नाटा जो था वो फैला रहता था। केवल लुट्टन सिंह की ढोलक की आवाज ही सुनाई देती थी। अब लुट्टन सिंह जो है वो ढोलक बजाता रहता था रात में। क्यों बजाता था? क्योंकि उसकी ढोलक से लोगों को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती थी, जहाँ उसको खुद को भी हिम्मत मिलती थी और वहीं वो की ढोलक सुनकर गांव वाले भी थोड़ा हिम्मत प्राप्त करते थे, क्योंकि सभी पूरी तरीके से हारे हुए थे। एक तो माहौल और दूसरा ये बीमारी सभी को बहुत परेशान करी थी। सुबह कुछ लाश कफन के साथ और कुछ लाश बिना कफन के ही नदी में बहा दी जाती थी। मतलब इतने लोग मर रहे थे, इसीलिए सभी के चेहरों की प्रभा ही समाप्त हो चुकी थी। लोगों के अंदर की जो खुशी होती है वो चेहरों से रिफ्लेक्ट करती है। जब इतना मौत का तांडव मच रहा हो तो कौन क्या खुश रहेगा, अंदर से ना बाहर से। और लगभग पूरा गांव ही सूना हो गया था। जब गांव में प्रतिदिन 3-3, 4-4 लाशें उठेंगी तो एक तरीके से गांव पूरी तरीके से खाली ही हो रहा है ना। तो इस तरीके से गांव पूरी तरीके से सूना होता जा रहा था। प्रश्न संख्या 24 है, कहानी में पंक्ति कफन की क्या जरूरत है से क्या अभिप्राय है? कफन मरने के बाद जो है सफ़ेद एक जो चादर एक लाश को ढकने के लिए, जो एक मृत शरीर को ढकने के लिए जो एक कपड़ा डाला जाता है उसको कफन कहते हैं। कविता में ये पंक्ति है कि भाई कफन की क्या ज़रूरत है, इससे क्या व्यक्त होता है? फटेश्वरनाथ रेणु की पहलवान की ढोलक एक मार्मिक कहानी है। जो मार्मिक कहानी है मतलब हमको काफ़ी हद तक जो है वो इफेक्ट करती है, ये हमको देखकर पता चलता है। इस कहानी में लेखक ने गांव की उस चिर परिचित अवस्था का भावपूर्ण चित्रण किया है। चिर परिचित मतलब वो ऐसे किसी गांव में गए होंगे जहां उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया। चिर परिचित यानी कि हमारी जान पहचान की जो सिचुएशन है, जिसमें गाँववासी अपनी भावनाओं से ही एक दूसरे को सहायता कर पाते हैं। अब भावनाओं से मतलब क्या है? हर घर में कोई ना कोई मौत हो रही है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो दूसरा हर व्यक्ति एक दूसरे को कंसोल करने में ही लगा है कि हाँ भैया ठीक रखो, हिम्मत करो, वो सब करो। तो वो इस तरीके से वो एक दूसरे की बस सहायता तो नहीं कर सकते थे, लेकिन भावनात्मक तौर पे संबल दे रहे थे। वास्तव में आर्थिक रूप से वो उतने समर्थ नहीं होते थे कि किसी की आर्थिक सहायता कर सके। तो खास तौर से क्या है, संपन्न नहीं, गांव जैसा हमने बताया कि ज़्यादा संपन्न नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो लोगों को एक दूसरे की भावनाओं से संतुष्टि करनी पड़ती थी। आर्थिक तौर पर वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते थे। जब महामारी से लगभग घरों में 1-2 लाशें निकलने लगी तो वे मानसिक और आर्थिक रूप से इतने टूट गए कि कफन तक के लिए भी सोचना पड़ रहा था। कहते हैं ना, जब तक शरीर रहता है तब तक खर्च होता है, और जब शरीर नष्ट होता है तो जब तक उसका अंत नहीं हो कर देते तब तक खर्चा होता रहता है। तो मरने के बाद भी जो है वो उसको जब तक उसका दाह संस्कार या उसको प्रवाहित नहीं किया जाता तब तक जो है उसके ऊपर खर्चा होता ही रहता है। अब जो ये महामारी फैली थी, एक ही घर में 2-2, 3-3 लाशें उठ रही थी। तो अब जब लाशें उठ रही थी उन पर खर्चा भी करना पड़ रहा था। अब जब खर्चा करना पड़ता तो भाई ये लोग आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे। तो अब क्या करते? तो उन्होंने बोला आर्थिक, तो ये था सोचना पड़ता था, यानी कि कफन कहाँ से लाएं? अब एक को तो हमने कफन के साथ कर दिया है, अब दूसरा खड़ा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से कफन लाएं? अतः लाशें बिना कफन के ही बहा देने की सलाह दी जाती थी। जब कफन नहीं है तो भैया ले जाओ, ऐसे ही ले जाके नदी में बहा दो, कहाँ से लाएं कफन, पैसा नहीं है। तो ये एक मार्मिक चित्रण है कि एक तो इतनी मुसीबत, ऊपर से पैसा नहीं है ना। तो ये दृश्य सोच के रोंगटे खड़े होते हैं। सोचिए जिन लोगों ने झेला होगा उनके साथ क्या हुआ होगा। प्रश्न संख्या 25 है, पहलवान की ढोलक की उतनी उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती थी? उत्तर दीजिए। अब जिस समय गांव में महामारी फैली थी, पूरी तरीके से सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा। उस सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ सियारों और उल्लू की आवाज़ें आती थी।
तो उसी सन्नाटे को चीरती हुई आती थी रात में पहलवान के ढोलक की आवाज़। यानी कि लुट्टन सिंह शाम से लेकर सुबह होने तक ढोलक बजाता रहता था। अब ये कभी ढोलक थोड़ा सा कम हो जाए, कभी गिर जाए, उसके ताल सुर कभी कम हो जाए, कभी उठ जाए, तो ये जो है गांव वालों के अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत देती थी। अब ये हिम्मत जो दे रही थी उनको, वो किस तरीके से उनको प्रेरणा भी देती थी। भाई बुरा समय है तो होता ना कि कोई ना कोई सहारा दे दे या कुछ दे दे। अब लेकिन सहारा तो पूरे गांव में देने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सभी के घर में ऐसी ही सिचुएशन थी। तो वो जो एक ढोलक बज रही थी वो इन लोग को हिम्मत बांध रही थी। अब किस तरीके से, देखिए कैसे लिखेंगे हम। पहलवान की ढोलक ग्रामीणों को एक आंतरिक शक्ति देती थी। आंतरिक मतलब अंदर से एक शक्ति को प्रदान करती थी। पहलवान के दोनों पुत्र अन्य ग्रामीणों की भांति गांव में फैले संक्रमण रोग की चपेट में आकर भगवान को प्यारे हो चुके थे। तो जहां पूरे गांव में ये सारा शोक था कि सबके घर से कोई ना कोई ये जा रहा था, वहीं जो ढोलक बजा रहा था तो लुट्टन सिंह, उसके भी दोनों बेटे जा चुके थे इस महामारी के चक्कर में। परंतु फिर भी वह ढोलक बजाता रहा कि इतना सब करने के बाद भी वो ढोलक बजा रहा था। उसका मनोबल नहीं टूटा, क्योंकि वह अपनी ढोलक के माध्यम से समूचे गांव वालों को जीने की शक्ति देता है। इस प्रकार पहलवान संक्रमण रोग से जूझते ग्रामीणों के लिए एक आदर्श बन गया। ग्रामीणों को उससे यह संदेश मिला कि हंसते हंसते भी मृत्यु को गले लगाया जा सकता है। तो सभी लोग परेशान थे कि भाई मेरे घर से जा रहा है, मेरे घर से जा रहा है। तो जो ढोलक बजा रहा था वो, उसके घर से भी 2 लोग गए, उसके भी 2 बच्चे जा चुके थे, जवान एकदम। तो यहाँ पर सभी गांव वालों को ये प्रेरणा मिल रही थी कि जैसे ये व्यक्ति है जिसके 2 बेटे जा चुके हैं, लेकिन तब भी वो अपने आप के अंदर हिम्मत बनाकर और हम लोग को भी हिम्मत दे रहा है, तो हमें भी वो हिम्मत अपने अंदर से लेके आनी चाहिए। तो ये संदेश था उसका कि ज़रूरी नहीं है कि हम दुखी होकर ही मृत्यु को प्राप्त हों, हम हंसते हुए, क्योंकि भाई जो चीज़ फैली है उसमें हम सभी बेकार कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं ना, निसहाय हैं, हमारा को हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो लोग करते तो क्या करते। तो इसीलिए अब उस ढोलक से ही वो लोग प्रेरणा ले रहे थे कि अब जो कुछ भी हो उसे हम हंसते हंसते ही जीवन में पार करेंगे। तो इस प्रश्न के साथ ये हमारा अध्याय खत्म हुआ। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे, भाई चैप्टर तो कोई इतना मुश्किल था नहीं और ना ही कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस थे। तो इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हम बहुत मेहनत करनी पड़े हमें पढ़ने या समझने या लिखने में। तो बहुत ईजी वे से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, ये तो आप सब अच्छी तरीके से जानते ही। लेकिन ये 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलेगी कैसे? आपको इसके लिए 3 जगहों पर आना पड़ेगा। तीनों में या तो आप तीनों जगह आइए, किसी एक जगह जाइए। जैसे कि आप आ सकते हैं मैं यूट्यूब पे, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप तीनों में से किसी भी जगह जाएं, आपको 100% फ्री एजुकेशन ही मिलेगी। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कितनी बार ही वीडियो देख सकते हैं या कितने ही वीडियो देख सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं करना है। लेकिन अब आप हमारी अगर वेबसाइट पर और ऐप पे आते हैं तो यहाँ आपके लिए पढ़ाई थोड़ी आसान है। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हमें रिलेटेड टॉपिक सर्च करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी क्लास, अपनी बुक, इन सब से रिलेटेड टॉपिक बहुत ईजी वे से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आइए, अपना आप मीडियम सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट है, बुक है, सेलेक्ट करते ही आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है। चैप्टर सेलेक्ट करते ही आपके सामने कई सारे जो हैं वो ऑप्शंस आएंगे जो हमारे पैटर्न है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। तो आप जो कोई भी देखना चाहते हैं उस वीडियो को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो फिर इसी टॉपिक में आप सेलेक्ट करके ईजी वे से आप सब कुछ देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री। तो एजुकेशन यहाँ पर बहुत आसान है और 100% फ्री मिल रही है, तो उसका लाभ उठाइए। तो अभी और भी चैप्टर बाकी हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।